क्या नाम है आपका? किनका क्वेश्चन है? सॉरी मुझे आप लोगों का नाम नहीं विजिबल। मैम उसामा, स्लाइड नंबर 15। ओके, जी नज़र आ रही है आपको मैनेजमेंट रोल्स मैम जिसमें हम इससे नेक्स्ट वाली। इससे नेक्स्ट? जी ये वही वाली बातें हैं जो पिछली स्लाइड में थी। जी इसमें से नहीं, क्या इससे भी पूछना है? नेक्स्ट है मैम, मेरे पास 15 और वाली स्लाइड है। अच्छा ये स्किल्स। जी मैम। जी जी नहीं मैम, बताइए। रोल्स जो है मैनेजमेंट रोल्स के अंदर। मैनेजमेंट रोल्स ये यही है 15 और 16 पे हैं। आप देखिए मिन्सबर्ग के जो मैनेजेरियल रोल्स हैं जिसमें इन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई हैं, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल, इनकी जी बात कर रहे मैम, हैं। बस वो इंटरपर्सनल के वो जो 3 लफ्ज हैं वो एक्सप्लेन कर दें दोबारा प्लीज। अच्छा इंटरपर्सनल में हमने देखा था कि मेनली जो इंटरपर्सनल का मतलब है ना वो ये कि एक तो ये कि आपकी ना ह्यूमन के साथ जो रिलेशन है मेनली ये उसको टारगेट कर रहा है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की जब भी बात होती है ना इसका मतलब है हम ह्यूमन से इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिगर हेड का मतलब ये होता है कि आपको बिल्कुल एक रोल मॉडल होना चाहिए अपनी टीम के लिए। और फिगर हेड में हमने 2 तरह की ड्यूटीज़ पढ़ी थी कि अगर आप एक मैनेजर हैं और आप फिगर हेड क्वालिटी को हम एक्सप्लेन करना चाहें तो आपकी कुछ सिंबॉलिक ड्यूटीज़ होती हैं और कुछ आपकी होती हैं सोशल ड्यूटीज़, ठीक है। सिंबो या सेरेमोनियल ड्यूटीज़ भी जिन्हें कहते हैं। तो सिंबॉलिक ड्यूटीज़ में आपकी आती हैं जो आपकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ नहीं होती, जैसे लीगल साइनिंग ऑफ सम डॉक्यूमेंट्स, या कोई अगर आप विजिटर आ रहा है तो उससे आपने एज अ मैनेजर ग्रीट करके अपने कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन देना है। और सेरेमोनियल ड्यूटीज़ में ये आती हैं कि आप अपने वर्कर्स के साथ किस तरह से डील करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी वर्कर ने, हम एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई अच्छा परफॉर्म किया है तो आप उसके लिए कोई अप्रिसिएशन करते हैं या नहीं करते। या आप ये कह लें कि कोई बेस्ट वर्कर का अवार्ड दे दिया, कोई मंथली मंथली नहीं तो ईयरली, या बेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर इस तरह से अवार्ड दे दिया। और सेरेमोनियल ड्यूटीज़ का मतलब होता है कि अगर आपका वर्कर किसी प्रॉब्लम में है, फॉर एग्जांपल इसमें थोड़ी सी ना कह लें एम्पैथेटिक टाइप का रोल आ जाता है कि लाइक फॉर एग्जांपल आपके किसी वर्कर के घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी की डेथ हो गई है या कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, तो आप उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है, आपका एटीट्यूड कैसा होता है। या अगर उसी तरीके से उसके घर में कोई खुशी का मौका है तो उसमें आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं, कुछ स्पेशल ट्रीट करते हैं या उसको नॉर्मली छुट्टी वगैरह का कोई मसला तो नहीं होता, इस तरह से। यानी थोड़े से एम्पैथेटिक रोल आपका आ जाता है, उसको टारगेट करते हैं, वो फिगर हेड में आता है। और लीडर में ठीक। आपको ऑलरेडी पता है कि आपने ये देखना है कि अपने वर्कर्स को मोटिवेट आप किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, कि वो उन्हें फोर्स ना करना पड़े काम करने के लिए, वो अपने काम में खुद से एक इंटरेस्ट आपने डेवलप करना है जिससे आपके वर्कर ऑटोमेटिकली जो है वो काम करने के लिए विलिंग हो और अपनी फुल एफर्ट दें, ठीक। और लियाजन का क्या था, ये कोई बताएगा, किसी को याद है? जी नहीं याद? इसमें हमें पता लिंक्स कि वगैरह का। जी जी बताइए। मैम जो हमारे किसी के साथ मतलब लिंक्स बनाने की जो ठीक है, ड्यूटीज होती हैं। ठीक है, जैसे आपने आपकी प्रोफेशनल नेटवर्किंग स्किल्स कैसी हैं, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं कि आपने इंटरनल या एक्सटर्नल कैसे कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं, ठीक है। आपने इंफॉर्मेशन को कैसे कम्युनिकेट करना है, या आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे आपकी कैसी नेटवर्किंग है, यानी आपने एक तरह का लिंक या फिर एक मीडिएटर का रोल अदा करना है, ठीक है। तो आपने वो वाली चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, इसके अंदर क्लियर है उसामा? जी मैम, जज़ाकल्लाह। नो प्रॉब्लम। चलें अब हम अपने आज के लेक्चर पे आते हैं, लेक्चर नंबर 4। अब हम लोगों ने अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा ये बुक किसी ने ओपन की है? बुक में कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे ओपन करने का इशू आ रहा है, किसी ने ओपन करके देखी है और किसी और ने? मैम इशू कैसा? ओपन नहीं हो रही, कुछ स्टूडेंट, मुझे एक स्टूडेंट कह रहे थे, या हो गई है? नहीं मैम, मेरे पास तो मैम होगी। हो गई थी ओपन। हो गई है, अच्छा चलें फिर जिनको भी इशू आ रहा है वो एक दफ़ा ट्राई करें, हो सकता है आपके इंटरनेट की वजह से कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। अगर नहीं होती तो फिर मुझे बताइएगा। अच्छा आज हम लोगों ने सेकंड चैप्टर देखना है जिसमें हमने थोड़ी सी मैनेजमेंट की हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है। कुछ हिस्ट्री हम आज देखेंगे और कुछ कल देखेंगे और बस इसको ख़त्म करेंगे। इस पे हम ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत फिर थ्योरेटिकल हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने कुछ इस तरह से किया है कि जो भी आपकी थेरीज थी, जो भी इनका बैकग्राउंड था, उनको समराइज़ करके जो भी इसकी की फाइंडिंग्स हैं
वो बस स्लाइड में ऐड किए हैं, तो वही आपके लिए एनफ है, क्योंकि हमने चूंकि प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर थ्योरी की आउटकम क्या थी, और फिर आपने खुद से देखना है कि किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पे ये वाली अप्रोच सूटेबल है, किस पे कोई और अप्रोच सूटेबल है। अब आप देखिए जो आपको इस वक्त स्लाइड नज़र आ रही है, इसमें आपको बहुत सारी जो है वो ब्लॉक्स नज़र आ रहे होंगे, ये हर एक सेपरेट थ्योरी है, ठीक है। अब हम ये नहीं कह सकते कि नहीं इनमें से बेस्ट थ्योरी जो है ना वो ये फर्स्ट वाली है, या जो सबसे वर्स्ट थ्योरी है जो वो लास्ट वाली है, ठीक है। ये सारी की सारी जो थ्योरीज हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, या वहाँ का कल्चर कैसा है, आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, इस और उसकी हिरार्की कैसी है, इस सब को देखते हुए आप चूज़ करते हैं कि कौन सी थ्योरी किस डिपार्टमेंट पे या ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादा बेस्ट एप्लीकेबल है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने बस एक जो है ना वो जो है सेलेक्ट करनी है थ्योरी और उसको एज इट इज़ बहुत ही रिजिडली अप्लाई कर देना है, ऐसे भी नहीं होता। यू कैन हैव अ मिक्सचर ऑफ 2, 3 और इवन मोर थ्योरीज, ठीक है। तो ये सिर्फ थ्योरीज इसलिए बनाई गई हैं कि जब मैनेजमेंट के ऊपर रिसर्च स्टार्ट हुई, तो जो भी मैनेजमेंट में जिन भी जो एक्सपर्ट्स थे मैनेजमेंट के, उन्होंने डिफरेंट रिसर्च की, डिफरेंट इंडस्ट्री पे एक्सपेरिमेंट्स किए, और अपने जो कलेक्टेड डेटा है उसकी जो फाइंडिंग्स थी उसके थ्रू उन्होंने एक जो थ्योरी है जो प्रपोज की, ठीक है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कौन एक फलानी थ्योरी जो है वो बेस्ट है और जो सेकंड नंबर पे ये आती है, थर्ड नंबर पे ये आती है, इस तरह की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे आप टेक्निकल लैंग्वेज में तो कह देते हैं ना, टेक्निकल जब आप कोई रूल अप्लाई कर रहे होते हैं, अच्छा ये जो हमारा फॉर एग्जांपल थेवेनिन थ्योरम है वो बेस्ट सूटेबल है इस काम करने के लिए, लोड जब आपका वेरी हो रहा है तब आपने ये वाला काम करना है, ठीक है। तो टेक्निकल टर्म्स में आपके पास जितना मल्टीपल सोल्यूशन एप्लीकेबल होते हैं, उस तरह मैनेजमेंट की भी मल्टीपल थ्योरी से आपको डिफरेंट टाइप के रिजल्ट मिल सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं एज अ मैनेजर कि आप डिफरेंट थ्योरीज के वन बाय वन मिक्सचर या उनकी एप्लीकेशन अप्लाई करके देखते रहें कि किस पर्टिकुलर थ्योरी से आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल रही है, फिर आप उसको एज चूज़ करते हुए अपनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट हायरार्की के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई, तो इसको आपने बहुत रिजिडली नहीं देखना, इसमें हमेशा एक जब थ्योरेटिकल चीज़ें हम पढ़ते हैं ना उसमें हमेशा से एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक। तो अगर हम हिस्ट्री देखें मैनेजमेंट की, तो आपका क्या ख्याल है कब मैनेजमेंट स्टार्ट हुई इस दुनिया में, या मैनेजर्स का काम कब से स्टार्ट हुआ? जी बताइए, कौन बताएंगे? जब शुरू जब से ही होगा जब जहाँ कोई पर रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन होगी वहाँ वगैरह पर बड़ी इस तरह के मैम काम भी हो रहे इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन के बाद। अच्छा कोई एक बता देंगे मुझे, 3 लोग बोल रहे हैं, मुझे किसी की आवाज़ नहीं आ रही। आप पहले किसने बोला था, अपना नाम बताएं काइंडली, फिर आप कुछ कमेंट कर दें। मैम मैं रुमान शाहिद, और जी रोमान बताइए। मेरे मुताबिक तो मैम शुरू से ही होगी ये मैनेजमेंट कि शुरू हमेशा तक जब जरूरत से तो दुनिया पड़ती बनी है। थी, यानी कि जब से कोने से बाहर आए हैं तो ये लोग प्रॉपर जिस तरह स्टार्ट हुई है इनकी सिविलाइजेशन, तो तब से तो होगी है। ठीक है, और कोई? मैम मैम हम ये इंडस्ट्रियल कह सकते एवोल्यूशन के हैं बाद कि ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक प्रॉपर वे में, ठीक है। और उसामा आप कुछ बताना हम ये कह चाहें? सकते हैं कि जनरली मैनेजमेंट तो स्टार्ट से ही है, लाइक स्टार्ट से पहले दिन से जब पहला इंसान बना था, बल्कि उससे भी पहले जब ज़मीन बनी मैनेज तो से भी किया गया था। लेकिन ठीक है। हम जेनेरिक वे में अगर देखें तो मैनेजमेंट स्टार्ट से ही है। लेकिन मैम अगर एज अ लाइक जॉब देखें तो देन ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये चीज़ स्टार्ट हुई है, जब ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट्स बने तो देन ठीक ये है, काम स्टार्ट। ठीक है, गुड। अगर हम मैनेजमेंट के बारे में देखें, हिस्ट्री में जाने की कोशिश करें, तो मैनेजमेंट जब से ह्यूमन बींग्स इवन या उससे पहले भी आप देखें क्रिएट हुए, अगर हम ह्यूमन बींग्स की टर्म में बात करते हैं, और जब भी उन्होंने अपना कोई गोल बनाया, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन थी या नहीं थी, जब भी किसी ह्यूमन बींग ने अपना कोई गोल बनाया, उस गोल को अचीव करने के लिए अपनी एफर्ट्स, रिसोर्सेज, एनर्जी, टाइम, ये सब कुछ अप्लाई किया, तो इसका मतलब है वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी फॉर्म में मैनेजमेंट वहाँ पे मौजूद थी, और वो इटसेल्फ मैनेज कर रहा था चीज़ों को, वो पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं और प्रोजेक्ट की टर्म्स में देखें, तो आपको आइडिया होगा इजिप्शियन पिरामिड्स का, ठीक है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, या ताजमहल, इनकी बात हम करें तो अब अगर हम इजिप्शियन पिरामिड की बात करें तो ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, बहुत पुरानी बात है, लेकिन उसमें भी आप देखें कितने मिलियंस ऑफ वर्कर्स इन्वॉल्व थे, ठीक है, डिफरेंट रिसोर्सेज अप्लाई हो रहे थे, कोई टाइम लाइन थी कि अच्छा इस टाइम पे हमने ये एक पिरामिड की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेनी है, उसमें आपकी जो है वो बजट भी यूज़ हो रहा था, ठीक है,
टाइमलाइंस थी और ये सारी की सारी चीज़ें अप्लाई हो रही थी। इसका मतलब है कोई ना कोई पर्सन वहाँ पे होगा जो उनको डिक्टेट कर रहा होगा कि आपने कब किस टाइम तक क्या अचीव कर लेना है। मे भी उस वक्त हम उसको मैनेजर नहीं कहते होंगे, ठीक है, या इस पूरे प्रोसेस को मैनेजमेंट नहीं कहते होंगे, या हो सकता है उस वक्त वो पर्टिकुलर फंक्शन इंट्रोड्यूस ना हुए जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, ये तो फॉर्मल वे में हमने डिस्क्राइब किया था ना। लेकिन इतने पुराने अरसे में भी अगर हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को देखें तो मैनेजमेंट किसी ना किसी फॉर्म में वहाँ पे भी मौजूद रही है, ठीक है। तो यानी हम ये नहीं कह सकते कि अच्छी 10 साल पुरानी, 20 साल या 30 साल पुरानी बात है। जब से ये दुनिया बनी है, स्पेशली अगर हम ह्यूमन बींग्स के टर्म्स में बात करें, तो जब भी ह्यूमन बींग्स क्रिएट किए और उन्होंने किसी गोल की अचीवमेंट के लिए काम करना शुरू किया, तो इट मीन्स मैनेजमेंट उस फॉर्म में कहीं किसी ना किसी फॉर्म में मौजूद थी, ठीक है। इसके बाद एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी, ये भी एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में, और उसमें उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया डिवीजन ऑफ लेबर या जॉब स्पेशलाइजेशन का। अब जॉब स्पेशलाइजेशन में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि एक्चुअली अगर हम जॉब का ब्रेक डाउन कर दें डिफरेंट स्मॉल एक्टिविटीज़ में, रेपिटेटिव टास्क में, तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। इन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, कुछ डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, कुछ हॉस्पिटल की सर्जरी टीम के साथ, और मील प्रिपरेशन में डिफरेंट रेस्टोरेंट में, इस तरह की इनकी जो थी वो रिसर्च थी। और उससे इन्होंने ये आइडिया लिया कि अगर हम टास्क का ब्रेक डाउन कर दें एक पर्टिकुलर जॉब का, और स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली, यानी जो जिस काम का एक्सपर्ट है उसको उस पर्टिकुलर टास्क के साथ असाइन कर दिया, तो जो आपके वर्कर की एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी और आपकी आउटकम ज़्यादा बेहतर होगी। जैसे अभी हम देखते हैं, रेस्टोरेंट की एग्जांपल लें तो आप देखें, जैसे ऐसा नहीं होता कि एक ही बंदा है जो आके आपका ऑर्डर भी ले रहा है, वही जाके कुकिंग भी कर रहा है, मील प्रिपरेशन का काम वही कर रहा है, फिर आगे सर्व भी वही कर रहा है, बिल भी वही लेकर आ रहा है, ठीक है। तो आप अब हमें आजकल की दुनिया में आप देखें, अभी बहुत हमें कॉमन सी बात लगती है कि ज़ाहिर है ऐसे ही होता है, ठीक है, तो शुरू से ही ऐसा होता होगा। लेकिन इस शुरू से ऐसा होने के पीछे भी कोई थ्योरी है, डिफरेंट रिसर्च की गई, उसके बाद जॉब स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट आया, और फिर ये देखा गया कि अच्छा, अगर हम स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली प्लेसमेंट करेंगे तो हमारे वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ठीक। इसके बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई 18th सेंचुरी में, जब क्या हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, एक्चुअली इट्स सब्स्टिट्यूटेड द मशीन पावर फॉर ह्यूमन लेबर। यानी उसमें क्या हुआ कि हमारे पास जो भी मैनुअल वर्किंग थी वो उसे रिप्लेस कर दिया मशीन्स ने, ठीक है, और बड़ी इकोनॉमिकल वे में मैन्युफैक्चर होना शुरू हुए गुड्स फैक्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है, और घरों के से निकल कर, यानी लेबर वर्क जो है उस तरह से वो रिड्यूस हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं मशीन पावर सब्स्टिट्यूटेड द ह्यूमन पावर। तो उस केस में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुई, तब प्रॉपर मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा रिसर्च का काम शुरू हुआ, और इस चीज़ को की ज़रूरत फील की गई कि अब चूँकि इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं, डेफिनेटली उनके कुछ विजन मिशन होंगे, गोल्स होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, और बड़ी क्वांटिटी में मैन पावर होगी जिन्हें मैनेज करना पड़ेगा। तो प्रॉपर वे में जो आप टेक्निकल टर्म्स में कह लें, जब रिसर्च स्टार्ट हुई मैनेजर्स पे और मैनेजमेंट पे, तो वो कब हुई, आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी जब ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू हुई और बड़े लेवल के ऊपर हमें वर्क फोर्स को मैनेज करने की ज़रूरत फील हुई, ठीक। अच्छा, इसके बाद जो है एक क्लासिकल अप्रोच हम कहते हैं मैनेजमेंट की, उस क्लासिकल अप्रोच के अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस हुई। साइंटिफिक मैनेजमेंट है, और यहाँ से हम देख लेते हैं, और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, ये दो थ्योरीज हैं जिसे हम क्लासिकल अप्रोच कहते हैं। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो काम हुआ उसमें एक इम्पॉर्टेंट काम किया था फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ 4 पॉइंट्स इंट्रोड्यूस कराए थे अपनी सारी रिसर्च के बाद, जो उनकी आउटकम थी, क्योंकि हम सिंपल की टेकअवेज की हम बात कर रहे हैं या फाइंडिंग्स की बात करें, तो हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने 4 जो प्रिंसिपल्स बताए इफेक्टिव मैनेजमेंट के या वर्कर की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए, वो ये 4 पॉइंट्स हैं। ये आप पढ़ के मुझे बताएं इनसे क्या समझ आ रहा है। मैम 4 पॉइंट्स वाली स्लाइड किधर है? स्लाइड नंबर 4 है। मैम Scientific स्लाइड management नहीं नजर आ रही। नहीं नजर आ रही, किसी को भी नहीं आ रही। Go to the plan level. नहीं आ रही है मैं नजर। संपर्क प्लीज नजर अच्छा, जिनको आ रही है वो फिर पढ़ के बताएं, ताकि जिन्हें नहीं आ रही उन्हें भी पता चल जाए कि स्लाइड में क्या लिखा हुआ था। मैम, principles to increase efficiency.
जिसमें जी। नंबर 1 है study the ways jobs are performed now and determine new ways to do them. इसको और explain। सेकंड है codify the मैम इसमें कि अभी हम जॉब्स को किस तरह कर रहे हैं और उन्हें बेटर मतलब न्यू वेज को देखना, तो ये होगा ना कि उन्हें हम बेटर तरीके से कैसे परफॉर्म कर ठीक सकते है, हैं। नए मेथड्स, क्या कोई नया मेथड है जिसके Yes, तरीके से हम ऑप्टिमम यानी ऑप्टिमम तरीके से हम किस तरीके से उस काम को परफॉर्म कर सकते हैं? जी। Yes, देन कोडिफाई द न्यू मेथड्स इनटू रूल्स, तो फिर हम जो वो न्यू मेथड सीखे उन्हें हम रूल बना लें सो दैट हमेशा ऑप्टिमम हमें मिलता रहे रिजल्ट्स। ठीक और है। उसके आगे सिलेक्ट वर्कर्स हु स्किल्स मैच द रूल्स, तो मतलब उनके मुताबिक हम स्किल्ड वर्कर्स सेलेक्ट करें। ठीक है। और नेक्स्ट है एस्टैब्लिश फेयर लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड पे अ प्रीमियम फॉर हाई परफॉर्मेंस। और इसका क्या? हम परफॉर्मेंस के लेवल सेट करें और जो हम्म, हाई परफॉर्मेंस हो फिर उसके मुताबिक हम मतलब पे बैक करें या ठीक, इंसेंटिव्स मिलें हम। यानी सैलरी उसके मुताबिक सेट जी करें। मैम, ठीक है, गुड। प्रीमियम्स। इन्होंने मेनली जो काम किया था वो ये कि इन एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे कि सबसे पहले तो आप अपनी जॉब को डिटेल से स्टडी करें और ये देखें कि फॉर एग्जांपल वो 1 2 3 4 5 6 में भी 10 डिफरेंट मेथड से आप उस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, तो उसमें से ऑप्टिमम मेथड कौन सा है, ठीक है, यानी किससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिल रहे हैं, कम टाइम में मिल रहे हैं, कम रिसोर्सेज के साथ मिल रहे हैं। जब आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया तो आप उसको उस पर्टिकुलर मेथड को रूल बना दें, यानी उसकी एसओपी बना लें, जिसे हम आजकल की टर्मिनोलॉजीज में कहते हैं। एसओपी मीन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी उसको एक प्रोसीजर बना लें, रूल बना लें कि उसी को फॉलो करते हुए आपने हर वर्कर ने वो उस टास्क को कंप्लीट करना है। जब आपने वो प्रोसीजर डिफाइन कर लिया, फिर आपने वर्कर्स को उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली प्लेस करना है हर टास्क में या हर डिपार्टमेंट में कह लें, ताकि जो आपको हर स्टेज पे आउटपुट मिल रही है वो भी ऑप्टिमम मिले। ठीक, जो लास्ट नंबर पे है वो एक तरह का आपका जिसे हम कहते हैं डिफरेंशियल रेट सिस्टम, यानी आपने परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट करनी है। इसका ये मतलब है कि अगर कोई वर्कर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या चूंकि हम इंडस्ट्री से रिलेट इसको कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि जिस वर्कर की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा एफिशिएंट है, उसको आप ज़्यादा पे करें, और जिसकी कम है उसको आप कम पे करें, यानी परफॉर्मेंस बेस्ड जो है सैलरी वो सेट की जाए। तो ये इनकी जो है वो आउटकम थी, जो भी इन्होंने रिसर्च की थी, जहाँ पे भी की थी। ठीक है, यानी मेनली इन्होंने जो प्रिंसिपल्स बताए थे वो ये कि एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए क्या स्टेप्स हो सकते हैं। ठीक, तो साइंटिफिक मेथड में ही जो एक और एक्सपर्ट्स का ग्रुप था वो था फ्रैंक एंड लिलिन गिलब्रेथ। इनके जो मेन रिसर्च एरिया था वो ये कि आप किस तरीके से टाइम और मोशन स्टडीज़ को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी वर्किंग एनवायरनमेंट में। यानी इन्होंने जो स्टेप्स दिए वो क्या हैं? ब्रेकिंग अप ईच जॉब एक्शन इनटू इट्स कंपोनेंट्स, फाइंडिंग बेटर वेज टू परफॉर्म द एक्शन, ये वही पिछली वाली बात ही रिपीट हो रही है। ठीक, रीऑर्गेनाइजिंग ईच जॉब एक्शन टू बी मोर एफिशिएंट, और जो मेन इनका काम था ना जिसकी वजह से फेमस हुए, वो ये लास्ट वाला पॉइंट है, वेस्टेड हैंड एंड बॉडी मूवमेंट्स वर एलिमिनेटेड। अच्छा, अब इनका मेन जिसकी वजह से फेमस है वो क्या है कि इन्होंने टाइम और मोशन स्टडीज़ के ऊपर बहुत काम किया। टाइम और मोशन स्टडीज़ का मतलब ये है कि दो चीज़ें इन्होंने देखी, एक टाइम और एक मोशन। टाइम का मतलब ये है कि आप जो भी टास्क कंप्लीट कर रहे हैं वो सबसे कम से कम टाइम में किस तरीके से अकॉम्प्लिश हो सकता है, इस सिनारियो में इन्होंने देखा। और जो दूसरी चीज़ है मोशन स्टडी, इसका मतलब है कि वो ये देख रहे हैं कि अगर कोई टास्क आप कोई वर्कर कर रहा है, ये चीज़ ना मैनुअल टास्किंग की बात हो रही है, तो उसमें जो इररेलेवेंट किस्म की बॉडी मूवमेंट्स हैं या हैंड मूवमेंट्स हैं, उनको कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इन्होंने किया ये था कि जो भी इनकी रिसर्च थी, एक डिवाइस इंट्रोड्यूस कराई थी, दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो क्रोनोमीटर। ठीक है, वो क्या करती थी, दैट इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड वेरी माइन्यूट मूवमेंट्स। ठीक है, यानी वर्कर की जो बहुत ही माइन्यूट मूवमेंट्स है उसको भी रिकॉर्ड करते थे, और उसके बाद फिर वो उसका एनालिसिस करते थे, और ये देखते थे कि फॉर एग्जांपल एक छोटा सा टास्क है, उसको हर वर्कर डिफरेंट तरीके से कर रहा है, तो कौन सा ऐसा वर्कर है जो उसमें टाइम भी ज़्यादा ले रहा है और उसकी बिला वजह की हैंड और बॉडी मूवमेंट एक्स्ट्रा हो रही है, जिसकी वजह से वो बहुत ही जल्दी फटीक का शिकार हो जाता है या लेथार्जिक फील करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से उन्होंने हर वर्क को एनालाइज किया और फिर देखा कि कौन सा बेस्ट वे है इस पर्टिकुलर जॉब को करने का। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था एक कॉन्सेप्ट थर्बलिग्स जिसे कहते हैं। ठीक है, थर्बलिग्स,
THERBLIGS। और थर्बलिक्स कहते हैं 18 काइंड्स के वो डिफरेंट एलिमेंटल मोशंस थे जिसकी वजह से कोई भी टास्क कंप्लीट होता था, यानी कि कोई भी मैनुअल ऑपरेशन एक वर्कर परफॉर्म कर रहा है तो वो 18 तरह की मूवमेंट्स उसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं चंद एक आपको बता देती हूँ, लाइक असेंबल एक मूवमेंट का नाम है। असेंबल का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 पार्ट्स हैं किसी भी मशीन के, किसी भी इक्विपमेंट के, उनको आपने ज्वाइन कैसे करना है, तो बेस्ट क्या मेथड हो सकता है उन्हें ज्वाइन करने का, असेंबल। ठीक, दूसरी जो एक थर्बलिक थी दैट इज़ कॉल्ड डिसअसेंबल, यानी अगर आपके मल्टीपल कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं किसी भी टास्क में तो आप उनको बेस्ट तरीका क्या है कि आप उनको सेपरेट कर सकते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई ब्रेक भी करे या बिला वजह में आपको एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़े, एक्स्ट्रा हैंड या बॉडी की मूवमेंट हो या ज़्यादा टाइम लग रहा हो। फिर इस तरीके से सर्च एक थर्बलिक थी, यानी अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में सर्च करना है तो बेस्ट आई और हैंड मूवमेंट क्या हो सकती है कि आपको क्विकली वो पर्टिकुलर टूल मिल जाए। सिमिलरली इंस्पेक्ट का मतलब है कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की जो क्वालिटी है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है उसको कैसे अपनी आइज़ या अपने सेंसेस के साथ एफिशिएंटली इंस्पेक्ट करना है। इसी तरीके से होल्ड, किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने का बेस्ट तरीका क्या है। अवॉइडेबल डिलेज, यानी बिला वजह में वर्कर्स की वजह से क्या डिले आ रहा है जिसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। और एक और थी रेस्ट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी हैंड और बॉडी की कितनी मूवमेंट्स ऐसी हो गई हैं कि जिसके बाद वर्कर को थोड़ा सा पॉज देने की ज़रूरत है। अगर आप वो पॉज नहीं देंगे तो वर्कर लेथार्जिक हो जाएगा और वो जल्दी अपना काम जो है उससे थक जाएगा और उससे मज़ीद काम नहीं होगा या आउटपुट सही नहीं आएगी। तो ये इस तरह से 18 इन्होंने मूवमेंट्स इंट्रोड्यूस कराई थी और मैनुअल वर्किंग के ऊपर आप कैसे इनको रिड्यूस कर सकते हैं, क्या बेस्ट मेथड हो सकता है, वो उसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके उसको इंट्रोड्यूस कराया था। यानी वेस्टेड हैंड एंड बॉडी मूवमेंट्स वर एलिमिनेटेड एंड इट वाज डिफाइंड दैट हाउ यू कैन कंप्लीट अ टास्क विद इन लेसर टाइम। ठीक, इन्होंने डिफरेंट इंडस्ट्री में एक्सपेरिमेंट किए थे, लाइक फॉर एग्जांपल डिफरेंट नेल्स हैं, ठीक है, उनको पैक करना है किसी उसके अंदर, तो अब उसको पैकिंग करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, किस तरीके से आप उसका वेट करें। वेट जब सेम हो जाए तो उसका मतलब है आपने 100 नेल्स जो है वो एक पर्टिकुलर बॉक्स में बंद कर दिए। तो इस तरह से डिफरेंट इंडस्ट्रियल एक्सपेरिमेंट किए थे जिसके बाद इन्होंने फिर टाइम एंड मोशन स्टडीज़ के ऊपर इनका बहुत वर्क हुआ है, बहुत ज़्यादा रिसर्च है। ठीक है, तो अगेन मैंने सिर्फ आपको बैकग्राउंड बताकर इनकी फाइंडिंग्स बता दी हैं कि वो क्या थी इनकी। ठीक है, तो ये सारा साइंटिफिक मैनेजमेंट में आता है। इसके बाद जो हमने देखा था क्लासिकल अप्रोच में, नेक्स्ट थी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में 2 रिसर्चर्स हैं जिन्होंने बहुत काम किया, एक हेनरी फेयोल हैं और एक मैक्स वेबर हैं। अब हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस कराए। अब अगेन इनको आपने ऐसे कायद-ए-आज़म के 14 निकात की तरह याद नहीं करना। ठीक है, मैं कभी भी आपसे ये नहीं पूछूंगी कि हेनरी के 14 प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करें या 5th प्रिंसिपल क्या था या 10th 12th क्या था वगैरह वगैरह। ठीक है, आपको लेकिन क्या होना चाहिए, आपको इन प्रिंसिपल्स की अंडरस्टैंडिंग यानी इनका मतलब पता होना चाहिए। और अगर आप किसी इंडस्ट्री पे इसको अप्लाई कर रहे हैं तो कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसका क्या मतलब है कि आप एज अ मैनेजर इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत आसान से हैं, हम क्विकली इसको 1 बाय 1 देखते हैं, बल्कि आप ही मुझे बताते जाएंगे 1 बाय 1 इसका क्या मतलब है। फर्स्ट इज़ डिवीजन ऑफ वर्क। जी, ये पढ़ के मुझे कोई बताएं कि ये किस किस्म का प्रिंसिपल है, आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब कि कोई भी एक इंडस्ट्री का काम है तो उसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दे और एक बंदे को एक ही तरह का काम दे दे, तो फिर जब वो एक ही को बार बार करेगा तो फिर वो उसमें एफिशिएंट बनता जाएगा ना, क्योंकि उसे एक ही प्रोसेस करनी पड़ रही है। ठीक है, यानी वो रिपीट कर रहा है, रेपिटेशन हो रही यस, है। और आप ये भी कर सकते हैं उस पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल जो भी उसने टास्क करना है ना उसको उसी के मुताबिक ट्रेन करें। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि उसने रिपीटेडली डेली बेसिस पे ये एक ही काम करना है, तो आपको उसको मल्टीपल तरह की ट्रेनिंग देने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। यस, ठीक है, तो इसलिए ये एक तरह का जो हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था ना, डिवीजन ऑफ लेबर, तो वही किस्म की चीज़ है, यानी आपने वर्क की डिवीजन की और अकॉर्डिंग टू द स्किल्स और एप्टीट्यूड आपने वर्कर को प्लेस किया। जी, नेक्स्ट कोई और प्लीज़ बताइए। अथॉरिटी, इसका क्या मतलब है। मैम जिस तरह हमने वर्टिकल देखा था, डोमेन देखी थी, तो उसी तरह यहाँ पे बताया गया कि जो मैनेजर्स हैं उनके पास अथॉरिटी और राइट होना चाहिए कि वो जज कर लें कि हमने किससे क्या काम करवाना है, तो वो उसको वहाँ पे ऑर्डर अप्लाई कर सकें। ये ना हो कि ऊपर से ऑर्डर आए और उसको टाइम लगेगा। तो इस पॉइंट में ये
ठीक है, यानी अथॉरिटी मीन्स कि आपको ऑफिशियली पावर भी है या नहीं है, ठीक है, और ये चीज़ कम्युनिकेट भी है वर्कर्स को या नहीं, कि आपके पास ये मैनेजर्स के पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि उन्होंने ऑर्डर्स देने हैं और वो फिर रिस्पॉन्सिबल होंगे कि अच्छा जिसको उन्होंने ऑर्डर दिए है उसके काम को मॉनिटर करें और देखें कि उसकी आउटकम अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड गोल्स आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो मैनेजर्स मस्ट बी एबल टू गिव ऑर्डर्स एंड अथॉरिटी गिव्स देम दिस राइट, तो उनका ये राइट है कि वो ऑर्डर्स दे सकें और वर्कर्स के ये ड्यूटी है कि वो उन ऑर्डर्स को फुलफिल करें, ठीक है। नेक्स्ट डिसिप्लिन। मैम जो मैम जैसे वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन जी अभी कौन बोल रहे थे पहले, मैं आपसे बात, आप नेक्स्ट वाला बता दीजिएगा जो भी फीमेल स्टूडेंट हैं, अभी पहले किसने बोला था वो बता दें काइंडली डिसिप्लिन। मैं कह रहा था कि एम्प्लॉयज जो हैं वो एक प्रॉपर जो यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपना एक डिसिप्लिन रूल्स एक डिफाइन करती है कि हमने इस तरह से काम करना है ताकि हमारी प्रोग्रेस जो है वो एक टारगेटेड जो लेवल है उसको अचीव कर सके, तो उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए उनको, और ये मैनेजर का काम है कि वो अपनी जो उसके नीचे यानी कि वर्कर्स हैं उनको गवर्न इस तरह से करें, उनको इस तरह से काम करवाएं उनसे कि वो उन रूल्स को फॉलो करते हुए चलें। ठीक है, यानी इसमें ना आपके ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए। अब वो रूल कुछ भी हो सकता है, वो रूल ये भी हो सकता है कि आपने 8 o'clock जो है वो ऑफिस में एंट्री करनी है, ठीक है। वो रूल ये भी हो सकता है कि आपने जो इंडस्ट्री है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रेमिसेस में स्मोकिंग नहीं करनी, ठीक है, या ये है कि आपका अच्छा टी ब्रेक या लंच ब्रेक का ये पर्टिकुलर टाइम है, आपने सिर्फ उसी टाइम जो है वो ब्रेक करनी है। तो रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए। अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा, हर बंदा अपनी मर्जी करेगा, तो फिर डेफिनेटली आपका जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर सकता है। अगेन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम डिसाइड करते हैं कि किस किस्म के रूल्स बनाने हैं। हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो रूल्स एप्लीकेबल हैं वो दूसरी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल ना हो। अगर आप एप्लीकेबल करेंगे फोर्सफुली तो हो सकता है वर्कर्स की आउटपुट ठीक ना आए, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो भी हम थेरीज या रूल्स पढ़ रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम ये देखते हैं कि कितना रिजिडली हमें उसको फॉलो करवाने की ज़रूरत है। जी नेक्स्ट जो पहले बता रही थी वो बता दें काइंडली, यूनिटी ऑफ कमांड कौन बताना चाह रही मैम थी? इसमें ये बताया गया है मनाहिल। जी मनाहिल बताइए। जी मैम इसमें ये बताया गया है कि अगर आपका कोई एक ही सुपरवाइजर होना चाहिए जिसको आप रिपोर्ट कर रहे हो अपना काम। ठीक है, इससे ये होगा कि एक तो हम लोग कोई चीज़ बार बार नहीं कर रहे होंगे, वो मतलब एक ही काम हर बंदा नहीं कर सकता। वो जो सुपरवाइजर जिससे कहेगा वही काम करेगा और बाकी कुछ अलग काम कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा अगर दो जगह से ऑर्डर आ रहे होंगे तो क्या मसला हो सकता है आपके ख्याल में? मैम वो यही होगा ना कि आपको समझ नहीं आएगी कि आपने उस वक्त क्या काम करना है, और अगर आपका एक विजन नहीं होगा, क्लियर डायरेक्शंस नहीं मिल रही ठीक होंगी है, आपको। और फिर ठीक मैम है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी वेरिएबल जाएगी ना इसमें, कि आपको पता ही नहीं किसको आपने रिपोर्ट करना है। जी, ठीक है, गुड। इसका मतलब ये है कि आपका जो इमीडिएट बॉस है, ये जैसे हम सुपरवाइज़र कहते हैं या सुपीरियर कहते हैं, वो हमेशा एक होना चाहिए, यानी आपको ऑर्डर देने वाला एक होना चाहिए, ठीक। अब मे बी आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट से हर एक का अपना बॉस है, ठीक है, लेकिन अगर इवन फॉर एग्जांपल ऐसे होता है ना कि बाद सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ना आप ये समझ लें कोई क्राइसिस है या कोई ना एक इस किस्म का प्रोजेक्ट आ गया जिसकी डेडलाइन करीब है, तो थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा वर्क भी दिया जाता है वर्कर्स को। अब लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा वर्क देना भी है तो जो उसका प्रॉपर वे होता है कि वो थ्रू सुपरवाइज़र आपको मिले, ताकि आपके सुपरवाइज़र को पता हो कि अच्छा अभी जो मैंने काम दिया हुआ था उसके अलावा ये एडिशनल काम आ गया और इसकी ज़्यादा अर्जेंसी है, तो मैं उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर सकता हूँ अपने काम के सिलसिले में, बिकॉज मेरा वाला काम जो मैंने पर्टिकुलर असाइन किया था उसमें डिले पॉसिबल है और डिले से कोई इतना मसला क्रिएट नहीं होगा। जैसे अगर हम अपनी एग्जांपल लें तो हमारे जो सुपरवाइज़र हैं वो या सुपीरियर हैं वो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। जो भी हमें ऑर्डर्स आएंगे वो हमें उनकी तरफ से आएंगे, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो उनकी तरफ से मिलेंगी। लेकिन बाद सिचुएशन में ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल किसी और डिपार्टमेंट का काम आ गया, लाइक डायरेक्ट डीन ऑफिस से कोई काम असाइन हो गया, या कोई स्टूडेंट अफेयर्स को कुछ डाटा चाहिए वो हमसे डिमांड करें, तो जो प्रॉपर अगर वो हमें डायरेक्ट अप्रोच करेंगे और हम अपना पर्सनल तो नहीं कहना चाहिए, जो प्रोफेशनल डिपार्टमेंटल वर्क है उसको साइड पर रख के वो पहले करेंगे तो डेफिनेटली इस तरह से क्लैश क्रिएट हो सकता है। जो प्रॉपर वे है वो यही है कि वो जो पर्टिकुलर
डिफरेंट डिपार्टमेंट है, उसके हेड हमारे डिपार्टमेंट के हेड को अप्रोच करें और थ्रू दैट पर्टिकुलर हिरार्की हमें टास्क असाइन हो। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है और इसमें कोई मजायका नहीं है कि आपने दूसरे डिपार्टमेंट का कोई काम नहीं करना है, तो आपकी ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन ही, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द अर्जेंसी ऑफ द नेचर ऑफ दैट टास्क ये हम प्रायोरिटीज सेट कर सकते हैं, बट that order should be received from only one superior or our own head of department। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जी, ये कौन बताएंगे? मैम, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का ये मतलब है कि एक कोई सिंगल प्लान हो, किसी भी टास्क पर ये काम हो रहा है, ताकि मैनेजर्स और वर्कर्स सबका क्लियर माइंड हो, किसी तरह की ठीक है, ना यानी जो पड़े। भी आपका ओवरऑल गोल है वो एक होना चाहिए और सबको उसी के डायरेक्शन में उसको अचीव करने के लिए काम करना चाहिए। बेशक आपके मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, बेशक आपके डिफरेंट सपोर्ट डिपार्टमेंट्स हैं, आईटी डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, ये सारे डिपार्टमेंट जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल कोई ऑर्गेनाइजेशन का एक ही गोल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोडक्शन हो रही है तो उसका मतलब है उसने वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है कस्टमर के लिए। अब उसमें क्या होगा, उसमें कोई आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी होगा, ठीक है, डेफिनेटली फाइनेंस भी होगा, सेल्स डिपार्टमेंट भी होगा, सप्लायर से जिन्होंने कांटेक्ट करना है, वर्कर के साथ जिन्होंने कांटेक्ट करना है, मेन वर्क शॉप फ्लोर लेवल भी होगा, ठीक है, जिसके ऊपर कोई एक सुपरवाइजर होगा। अब ये सारे के सारों के डिफरेंट जॉब्स हैं, नेचर ऑफ जॉब डिफरेंट है, लेकिन इनका मेन पर्पस क्या है कि फाइनली हमारी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में लॉन्च हो और उससे एक कॉम्पिटिटिव एज मिले एज कम्पेयर टू द अदर डिस्ट्रीब्यूटर्स और अदर सप्लायर्स कह लें। ठीक है, तो यानी आपको अपनी जो डायरेक्शन है वो क्लियर होनी चाहिए सबको कि हम किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल की अचीवमेंट के लिए। जी, नेक्स्ट बताइए, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, जो कि बहुत जगह पे नहीं भी हो रहा होता है बात को कि हम इंडिविजुअल। मैम वो ये चीज़ कह रहे हैं कि एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है, लेकिन हमें उसे इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करना चाहिए। हमें जो ओवरऑल इंस्टीट्यूट का इंटरेस्ट है हमें उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, और इंडिविजुअल के इंटरेस्ट ज़्यादा मैटर नहीं करते जी, और उसको ज़्यादा फोकस नहीं देनी चाहिए शायद। बिल्कुल यही बात है। अब इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या हो सकता है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट ना ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मे बी कोई आपका जानने वाला है, ठीक है, आप उसको, आपको पता है कि वो इतना स्किल्ड नहीं है, लेकिन चूंकि आपको पता है कि अच्छा आपको उसको कल कोई काम पड़ सकता है, तो आप उसको बिला वजह हायर करवा लेते हैं किसी तरीके से, रेफरेंस पे जैसे होता है। ठीक है, अब इसका मतलब है आपने अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रेफर किया ओवर जनरल या ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। आपको पता है कि उसकी आउटकम ठीक नहीं आएगी, वो ठीक काम नहीं करता, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तरह का वेस्टेज है, तो फिर भी आप उसको हायर करते हैं सिर्फ अपने इंटरेस्ट की वजह से कि फ्यूचर में मुझे उससे कोई काम पड़ सकता है। तो इट मीन्स अब आपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को साइड पे कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको हमेशा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देखना चाहिए कि क्या चीज़ उसके लिए फ्रूटफुल है, फिर आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट को उस पर यानी साइड पे रखना चाहिए एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, रिम्यूनरेशन, ये एक बहुत कॉमन वर्ड है जो यूज़ होता है, ये भी हमने पीछे भी देखी थी चीज़। मैम, पे करना। जी, पे करना, किस तरह पे करना चाहिए? मैम, जो डेली वेजेस वाले वर्कर होते हैं उनको एक फेयर वेज देनी चाहिए उनकी सर्विस की, और जिस तरह नॉर्मल प्रैक्टिस है आजकल किसी भी फैक्ट्री के अंदर कि वो लेट कर देते हैं, तो उस पॉइंट को मेंशन किया हुआ है यहाँ पे कि जो डेली वेजेस वाले वर्कर हैं उनको फेयर पे दे दी जाए उनकी सर्विसेज के लिए जो उनसे डेली ली जा रही हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। यानी एक तो ये कि मेथड ऑफ पेमेंट शुड बी फेयर, यानी कि ये भी नहीं आपने करना कि किसी वर्कर को आप बिलावजे में ज़्यादा जो है वो फेवर दे रहे हैं, ज़्यादा पे कर रहे हैं, किसी को कम कर रहे हैं, जबकि उनकी जो आउटपुट है वो सेम है। ठीक है, तो एक तो ये कि आपका फेयर सिस्टम होना चाहिए पेमेंट का, एंड दैट यू शुड ऑल्सो बी एबल टू अफोर्ड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, यानी आप एम्प्लॉय, इतनी पेमेंट होनी चाहिए कि आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाई हो। ठीक है, उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग वगैरह आपने वो भी देखने हैं, और बाकी कॉम्पिटिटर्स यानी बाकी इंडस्ट्री में उसको क्या पे किया जाता है, यानी स्टैंडर्ड क्या है, उससे कम आपने नहीं पे करना, जिसकी वजह से आपके एम्प्लॉय जो है वो डिससेटिस्फाई होंगे। ठीक है, और डिससेटिस्फाई होंगे तो डेफिनेटली वो काम करने के लिए उतना मोटिवेटेड नहीं होंगे जितना उन्हें होना चाहिए। तो फेयर वेज या फेयर सैलरीज जो हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होती हैं वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन। ये भी हम वर्ड आगे बहुत कॉमन यूज़ करेंगे, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। इसका क्या अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की? कि मैम वर्कर्स कितने इन्वॉल्व हैं डिसीजन बनाने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की?
ठीक है, और डिसीजन किस किस्म का हो सकता है? मैम जैसे कि क्या करना है, क्या प्लान है, और क्या जो है वो ओवरऑल थोड़ी सी आप एग्जांपल दे सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन कि के किस रूल्स होने तरह चाहिए। ठीक है, कि किस तरह के डिसीजन दे देने चाहिए एम्प्लॉयज़ को कि वो खुद ले लें, और किस तरह के डिसीजन जो हैं वो नहीं देने चाहिए? थोड़ी सी कुछ इस पे आप एग्जांपल दे सकती हैं कोई? मैम जैसे अगर कोई काम करना है तो उसमें जो एम्प्लॉयज का इनपुट होना चाहिए कि क्या कहते हैं, आप कौन सा काम आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हैं और कंफर्टेबल है करने में, और ठीक है, क्या, और जो है जो रूल्स ऑर्गेनाइजेशन को होने चाहिए वो उनके ओवरऑल रूल्स होने चाहिए डिसिप्लिन के बारे में, कि ठीक जो है ऑफिस में ऑफिस के टाइमिंग्स जैसे जो है वो ऑफिस वाले डिसाइड करते हैं, वर्कर्स नहीं डिसाइड करते हैं। ठीक है, गुड। अब सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि आपने कितनी पावर दी हुई है एम्प्लॉयज़ को कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। ठीक है, अब ये भी डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ डिपार्टमेंट के ऊपर। अगेन हम ये नहीं कह सकते कि ये वाली XYZ ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ वेरी मच सेंट्रलाइज्ड और इसके हर डिपार्टमेंट को सेंट्रलाइज होना चाहिए। विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन यू कैन हैव अ मिक्सचर ऑफ बोथ, यानी कुछ मामलात में आपने सेंट्रलाइजेशन रखी हुई है लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स को आपने डिसेंट्रलाइज किया हुआ है। लाइक जैसे हमने पिछले किसी लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो भी आपका R&D डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि वहाँ पे क्रिएटिविटी, इनोवेशन रिक्वायर्ड है, आप चाहते हैं कि नए आइडियाज़ हमें मिलें, तो आपने फॉर एग्जांपल आपने मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग के इस रिलेटेड आपको आइडियाज़ चाहिए कि आप अपनी प्रोडक्ट को किस तरह लॉन्च करें, किस तरीके से उसको प्रमोट करें, वहाँ पे आपको डिफरेंट आइडियाज़ चाहिए। तो वहाँ पे आप कुछ ये बेहतर होता है कि आप वर्कर्स को थोड़ी बहुत डिसीजन मेकिंग पावर दे दें, यानी डिसेंट्रलाइजेशन कर दें। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि आपने उनको पावर दी हुई है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी है टॉप पे बैठी हुई, उसने सिर्फ ऑर्डर्स देने हैं और नीचे सिर्फ आपके ऑर्डर्स कम्युनिकेट हो रहे हैं नीचे उनसे, यानी यूँ समझ लें कि सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब है कि सिर्फ आपको ऊपर से ऑर्डर्स मिल रहे हैं, द एम्प्लॉयज़ आर फोर्स्ड और दे आर बाउंड टू फॉलो दैट रूल्स। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिक्वायरमेंट हम डिसाइड करते हैं कि किस मामले में आपको वर्कर्स को एम्पावरमेंट देनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपके वर्कर्स किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपको ये भी पता है कि वो बहुत एक्सपीरियंसड हैं, वो पहले भी इस किस्म के प्रोजेक्ट कर चुके हैं और आपको पता है कि उनकी प्रोफेशनल या एथिकल मोरल वैल्यूज़ भी ठीक हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। तो अगर फॉर एग्जांपल उस प्रोजेक्ट की डेडलाइन करीब आ रही है और वो कोई कुछ परचेजिंग करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल उन्हें कोई इक्विपमेंट चाहिए, कोई मटेरियल चाहिए, या फॉर एग्जांपल आप ये भी कह सकते हैं कि उनकी मैन पावर कम हो गई है तो अर्जेंट बेसिस पे उन्हें कुछ वर्कर्स चाहिए, तो इतनी आप अथॉरिटी उन्हें दे दें कि वो थोड़ी बहुत हायरिंग भी कर लें टेम्प्रेरी बेसिस पे, अपना पर्टिकुलर मटीरियल, इक्विपमेंट वगैरह जिससे भी लेना है वो भी ले लें, ताकि आपके प्रोजेक्ट जो है वो टाइमली कंप्लीट हो सके। अदरवाइज़ अगर आप उनको उस फ्लो में, उस पूरी लाइन में लगा देंगे कि नहीं, जो इक्विपमेंट परचेज होने का ये पर्टिकुलर मेथड है, इसको हर सूरत फॉलो होना है, बेशक प्रोजेक्ट की डेडलाइन गुजर जाए। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ नेचर ऑफ वर्कर्स एंड द प्रोजेक्ट आपको डिसेंट्रलाइजेशन करनी पड़ती है अगर आप एक इफेक्टिवली काम करवाना चाह रहे हैं अपने वर्कर्स से। ठीक है, तो ये फिर आपकी हर अथॉरिटीज़ का काम होता है, क्योंकि मेनली डिसाइड टॉप से ही किया जाता है कि सेंट्रलाइजेशन रखनी है या डिसेंट्रलाइजेशन भी इनकॉर्पोरेट करनी है कुछ डिपार्टमेंट्स में। ठीक, नेक्स्ट इज स्केलर चेन। जी, ये कौन बताएगा? मैम टॉप मैनेजमेंट से लेके तो लोएस्ट रैंक्स में जो है अथॉरिटी का एक ऑर्डर होना चाहिए कि जिससे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स वगैरह हैं, वो भी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो सकेंगे, ठीक है, यानी क्योंकि इतना हर चाहिए बंदे को वही। पता होगा कि ही इज आंसरेबल टू समवन। ठीक है, गुड। जो हमने पढ़ा था ना, जैसे पिछले किसी टाइम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हायरार्की, वो तो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स थे ना, यानी आप ये कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, आपने किसी का देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, या देखेंगे अगर आप किसी अपने प्रोजेक्ट में किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, यानी प्रॉपर ना, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में तो चार्ट की फॉर्म में उसका प्रिंट लेके लगाया भी गया हुआ होता है। सिंपल किसी प्रोडक्शन लाइन में आप देखेंगे वहाँ भी प्रॉपरली आपको चार्ट नज़र आएगा कि ये इतने वर्कर्स जो हैं वो शॉप फ्लोर पे हैं, इनका सुपरवाइज़र ये पर्सन है, सुपरवाइज़र का हेड यानी फर्स्ट लाइन मैनेजर ये है, टॉप मैनेजर ये है, मिडिल मैनेजर ये, यानी प्रॉपर एक हायरार्की डिफाइन होती है। और हर जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें ये ज़रूर बनी हुई होती है, अगर वो डिस्प्ले ना भी करें तो उनके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉपरली मेंटेन ज़रूर होती है। और ये इसीलिए ज़रूरी होती है ताकि आपको अपना रिपोर्टिंग लेवल क्लियर हो, आपको पता हो किसने किसको रिपोर्ट करना है, किसने किसकी रिपोर्ट फिल करनी है। जिसके लिए रिपोर्ट फिल करने के लिए ना हम एक वर्ड यूज़ करते हैं ACR, शायद आपने नाम सुना हो। व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? ACR का नाम सुना है? जब परफॉर्मेंस नो रिपोर्ट भी मैम। बात है,
नो अच्छा, मैम। एसीआर का जो देखी वो हुई है वाला लेकिन पता नहीं। देखी हुई है, कहाँ देखी है, मैं मम्मा की फील करके दी किसने फिल की थी? थी। मैंने की थी हैं, ये बहुत अजीब बात है रुमान। मम्मा के मैम एसीआर तो, उसमें। यस मैम। एसीआर का मतलब है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, और ये कोई, यस ये तो आपके इमीडिएट बॉसेस फिल करते हैं, और ये तो हमें पता भी नहीं होता कि हमारे बारे में क्या फिल हुई है, वो आपने कोई और चीज़ फिल की होगी, आपने जाके पता करना है, ठीक है। चले हमें पता है। ठीक है, एसीआर मींस एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, और ये जो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर में यूज़ होती है। यानी आपके जो इमीडिएट, जब आपकी फॉर एग्जांपल पूरा ईयर कंप्लीट हो जाता है, कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ जून टू जुलाई इस तरह से होता है, और कुछ में जनवरी टू दिसंबर कंप्लीट जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है उस तरह से होता है। तो मेनली आपने ये देखना होता है उसमें कि आपको जो भी टास्क असाइन हुए थे वो आपके वर्कर ने कितने फुलफिल किए हैं, उसकी क्वांटिटेटिव असेसमेंट भी होती है और क्वालिटेटिव असेसमेंट भी होती है। यानी उसको आप एक तरह का, आपका इमीडिएट बॉस ग्रेड करता है, ठीक है, जैसे हम आपको ग्रेड करते हैं ना, उसी तरीके से वर्कर्स की परफॉर्मेंस को भी ग्रेड किया जाता है कि उस पूरे साल में उसने क्या 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 काम किया है। और जी मैम इंडस्ट्री में तो ये भी होता है ना, इसी बेस पे लाइक उनकी प्रमोशन और पेज बिल्कुल में इजाफा, ये सारा कुछ होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। हाँ, तो और कोई कुछ कमेंट कर रहा है? मैम मैंने कहा रिमार्क्स होते हैं मैम। रिमार्क्स भी होते हैं, और वो क्वालिटेटिव होते हैं, यानी आप उसकी फॉर एग्जांपल आप उनकी की, जिसको कहते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ठीक है, केपीआईज, मतलब वो बताते हैं कि क्या किस तरीके से आपके एम्प्लॉय ने अचीव किए हैं, और उसकी क्वालिटेटिव असेसमेंट के लिए आप रिमार्क्स देते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव असेसमेंट भी ज़रूरी होती है, क्योंकि क्वांटिटेटिव असेसमेंट में फिर आपको ग्रेड किया जाता है कि अच्छा अगर आपके मार्क्स फॉर एग्जाम्पल मे बी आप कह लें 40, अगर 40 हैं तो फिर इसका मतलब होता है कि आपकी जो ACR फिल हुई है वो पुअर फिल हुई है, आपने ठीक परफॉर्म नहीं किया, आपका जो बॉस है वो आपसे सेटिस्फाई नहीं है। इस तरीके से कोई एक स्पेसिफिक रेंज होती है, मे बी मेरे ख्याल में 60 to 70 को शायद नॉर्मलाइज या सेटिस्फैक्ट्री कंसिडर किया जाता है, और अबव 80 का मतलब है कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगेन ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कुछ ना रेंज डिफाइन की भी होती है, उसकी बेस पे फिर आपके मार्क्स लगते हैं। फिर देखा जाता है कि आपने फॉर एग्जांपल प्रमोट होना है, जब भी आपका प्रमोशन टाइम आया है तो पिछले 4-5 इयर्स की ACRs देखी जाती हैं कि आपके कैसे कमेंट्स थे, कोई आपके अगेंस्ट कोई वो तो नहीं हो गया, क्या बोलते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन, जैसे स्टूडेंट्स के होते हैं उस तरीके से वर्कर्स के भी होते हैं कि आपके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन तो नहीं हुआ हुआ जिसकी वजह से आपकी फ़ाइल ख़राब हो गई हो और वो एक तरह का नेगेटिव पॉइंट बन जाए आपके अगेंस्ट। तो इस वजह से बहुत दफ़ा ऐसे भी होता है कि एक वर्कर की प्रमोशन नहीं होती, और अगर नहीं होती, एक दफ़ा उसकी प्रमोशन नहीं होती, तो ये भी होता है कि वो फिर एक क्यू में लग जाता है, यानी फिर अगले 10-15 साल तक वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो उस चीज़ को नहीं हटा पाता, यानी उसके प्रमोशन में उसको बहुत प्रॉब्लम आता है, स्पेशली मैं आपको बता रही हूँ गवर्नमेंट सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैम तो अक्सर इसलिए प्रमोशन हो रही होती है तो बीच उसके पास हिस्ट्री में से कोई ऐसा पॉइंट निकल आता है जिससे प्रमोशन रोक दी जाती है उसकी ना। बिल्कुल बिल्कुल, और आप ये सोचें कि इवन उसकी रिटायरमेंट हो जाती है और वो प्रमोशन नहीं होती, 20-20 साल एक बंदा एक ही स्केल के ऊपर गुजार देता है, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके जो इमीडिएट बॉसेज हैं या जो सबसे पहले आपके सुपरवाइज़र हैं जिन्होंने सबसे पहले आपकी ACR फिल करनी है, उसके बाद एक चैनल होता है पूरा जिसको हम RO कहते हैं, रिपोर्टिंग ऑफिसर, फिर आपके पास आगे मज़ीद 3-4 लोग भी होते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपके हेड आपकी ACR फिल कर रहे हैं तो बेहतर ये होता है कि अगर वो आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं है तो आपको कम अज़ कम वर्बल वार्निंग एक आध दफ़ा ज़रूर दें, वर्बल वार्निंग दे दें ताकि आपके एम्प्लॉय का नुकसान ना हो, ठीक है। यानी आप उसको बता दें कि आप उसके काम से सेटिस्फाई नहीं है, बजाय कि आप एक दफ़ा रिटर्न में उसकी ACR ख़राब कर दें, क्योंकि एक दफ़ा रिटर्न में ACR ख़राब हो जाए ना तो फिर आपका आगे पूरा कैरियर जो है ना वो एक तरह का सेक पे आ जाता है कि आप फिर आगे, ये भी हो सकता है कि आप अगले 20 साल तक उसी स्केल में रहें। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप की एक तो स्केलर चेन प्रॉपर्ली डिफाइंड हो, और दूसरा आपके जो बॉसेस हैं उनका सुपरवाइज़र के साथ रिलेशन ऐसा हो कि आप जो है वो उनको टाइमली बताएं और टाइमली फीडबैक देते रहें, बजाय कि पूरे साल के बाद दें। मे बी आप 1 to बाय मंथली या इवन क्वार्टरली आप रिपोर्ट करें, खुद से एक मीटिंग अरेंज करें जिसमें आप बताएं कि कौन कैसा काम कर रहा है, तो वो एक तरह का इंडिकेशन होता है। जी मैम किसी भी डिपार्टमेंट में जो सबसे बड़े रैंक का ऑफिसर होगा तो उसकी ACR नहीं बनेगी? बनेगी, वो फिर आपको उससे देखिए, जैसे कौन अगर आप बनाएगा? ऑर्गेनाइजेशन के उनसे ऊपर के हेड देखिए, जैसे अब जो मैम है जैसे ना प्राइम मिनिस्टर है उसकी ACR कौन बनाएगा? प्राइम मिनिस्टर की ACR, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, वो चूंकि किसी ऑपोजिशन वाले। ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट तो नहीं है, सदर वो बनाए तो आप शायद। ये कह लें
मैम पार्लियामेंट इसीलिए होता है ना, पार्लियामेंट हाँ, कि आपके जो डिफरेंट यूँ समझ लें कि हर तरह पार्लियामेंट से का आप स्पीकर जो होता है मैम वो हाँ, स्पीकर भी कह लें और जो बाकी की गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं जैसे आपकी जैसे हम लोग कहते हैं ना कि डिफरेंट लेवल्स हैं, सिंडिकेट, सेनेट, इस तरह की मीटिंग्स की गवर्निंग बॉडीज़ होती है ना, तो कोई ना कोई गवर्निंग बॉडीज़ होती है जो उनकी भी परफॉर्मेंस देख रही होती है और बीच में लेकिन ऑपोजिशन का भी डेफिनेटली रोल होता होगा। तभी तो आप देखें ना कि अगर ऑपोजिशन ज़्यादा बड़ी स्ट्राइक कर दे तो ये सिचुएशन भी आ जाती है कि आपको प्राइम मिनिस्टर को खुद ही रिज़ाइन करना पड़ जाए। तो डिफरेंट तरह के प्रेशर्स होते हैं जिनसे आपको फिर डील करना होता है डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो या ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेकिन ये है कि जैसे आप बात करें ना हेड की, तो हेड के लिए ऊपर कोई डेफिनेटली कोई और आप कह लें कि जनरल मैनेजर कह लें या डायरेक्टर कह लें, डिफरेंट वर्ड यूज हम डायरेक्टर करते हैं। जी, किसी के कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ आवाज़ नहीं आ रही। जी मैम वही कहा था कि अगर कोई हायर अथॉरिटी तो उसका डायरेक्टर कर सकता है क्योंकि उसकी तो अपनी जी कंपनी है, उसको कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल, कि उसको कोई डायरेक्टर करे। और बिल्कुल और स्पेशली ऑनर भी आप कह लें, टॉप पे ना ऑनर है या चेयरमैन है, इस तरह से के वर्ड्स हम यूज़ करते हैं जनरली। तो टॉप मैनेजमेंट एक्चुअली बनी इसलिए है कि उनसे नीचे हर लेवल की हिरार्की डिफाइन है और वो उसकी एसीआर लिख रहे हैं या ये कह लें कि मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मैम अगर ऑर्डर। किसी की जी जी बताइए मैम अगर किसी हाफिज। की एक एसीआर खराब हो जाती है तो क्या चेंज कर ले डिपार्टमेंट वगैरह, क्या सीन है उसका? वो तो क्योंकि उसको पता है अब मेरी प्रमोशन नहीं होनी। जी, ये करते हैं, काफ़ी लोग ये करते हैं। फिर वो ये करते हैं कि थोड़ा-सा ना एक तो हायरार्की को थोड़ा-सा बायपास करते हैं, यानी अपने इमीडिएट बॉस के जो बॉस हैं, ठीक है? यानी एक लेवल को ना बायपास करके उनसे डिस्कस करते हैं और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। फिर उसके ऊपर प्रॉपर एक कमेटी बनती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है कि क्या बाज़ दफ़ा ये भी होता है ना कि आपस में आपके पर्सनैलिटी क्लैशेज़ आ जाते हैं। बाज़ दफ़ा किसी की बात आपके हेड को बुरी लग गई, तो फिर उन्हें एक तरह का ना बस यूँ समझ लें कि जिसको कहते हैं कि पर्सनैलिटी क्लैश आ गया, अब वो उसको आगे प्रमोट करना ही नहीं है, ठीक है? तो इस किस्म की सिचुएशन के लिए फिर आप एक स्टेप ऊपर जाते हैं, हायर मैनेजमेंट को अप्रोच करते हैं, फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर देखा जाता है कि अच्छा इस किस्म का रिपीटेडली इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होने के बावजूद भी अगर एसीआर ख़राब आ रही है, इट मीन्स फिर आपको ना उसका डिपार्टमेंट चेंज डेफिनेटली कर दिया जाता है या पोस्टिंग कर दी जाती है किसी और डिपार्टमेंट में या किसी और स्टेशन के ऊपर। इसको फिर ज़रा क्रिटिकली देखा जाता है और काफ़ी डिटेल में इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है फिर। लेकिन ऐसा होता है अगर आपको लग रहा हो ना कि किसी वर्कर को कैसे हो उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ठीक है? अच्छा नेक्स्ट मैम देखते एक और हैं। चीज, जी ये भी तो हो सकता है ना कि फेवरेबल एसीआर बनाई जाए, या मतलब अगर आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करे लेकिन आपका बॉस जो है वो, अगर आप उसके फेवरेट हो तो फिर वो आपके लिए अच्छी अच्छी बातें लिखे। बिल्कुल, ऐसे भी होता है। फिर ऐसे सिचुएशन में भी जो बाकी जो वर्कर्स हैं ना, इससे एक सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है कि बाकी वर्कर्स काफ़ी डिमोटिवेट होते हैं, ठीक है? यानी अगर इसका मतलब है फेयर नहीं है ना आपका बॉस, फिर उस सिस्टम में भी ये होता है कि या तो आप अगेन कुछ लोग जिसमें जैसे यूनियन नहीं बन जाती, कुछ उस किस्म का कॉन्सेप्ट होता है। तो जनरली ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से अगर आप एक स्टेबल गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इस तरह की यूनियन नहीं बनती, लेकिन ये है कि रिपोर्टिंग लेवल डेफिनेटली डिफाइन होता है। बाज़ दफ़ा 2-3 लोगों का ग्रुप बन के अगेन जो आपकी एक हिरार्की को बायपास करके वहाँ तक ये चीज़ कम्युनिकेट करता है, या फिर एक कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम होता है जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। उन कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम में एम्प्लॉयज़ अपनी कंप्लेंट भी एनोनिमसली रजिस्टर करा सकते हैं। फिर उसके ऊपर अगेन कोई कमेटी बनती है और इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर देखा जाता है। और लेकिन जो एक अच्छा अगर मैनेजर या जो आपका बॉस है ना, उसको थोड़ा-सा ना अपनी भी देखनी होती है, अपनी ग्रोथ का भी। अगर वो इस तरह का फेवरेटिज़्म करेगा और उसको पता है कि मेरे वर्कर मेरे अगेंस्ट हो जाएँगे, तो फिर ये उसके अपने प्रमोशन के लिए भी एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है ना, कि अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपको भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो मोस्टली ये वाली चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन अगेन जैसे आप बात करिए वो चीज़ भी होती है। फिर उसके लिए भी प्रॉपर, जैसे हमने इसका रिवर्स केस देखा था, जैसे कमेटी बनती है, इस पर्पज़ के लिए भी कमेटी बनती है या फिर कंप्लेंट मॉनिटरिंग सेल के ज़रिए उसको एड्रेस किया जाता है। ठीक है? अच्छा नेक्स्ट ऑर्डर कौन बताएगा? ये हमारा तो सारा टाइम इसी में गुजर गया मेरे ख्याल में। आज केस स्टडी डिस्कशन तो नहीं हो सकेगी, इसको चलें ख़त्म करें जल्दी से। ऑर्डर मैम ऑर्डर का ये है ना कि अगर राइट प्लेस, मतलब ये ना हो कि ब्रेक टाइम हो और उस टाइम पर जो मैनेजर है वो मतलब ऑर्डर देना शुरू कर दें, और राइट टाइम ये है कि मतलब अगर ऑफिस आवर्स ख़त्म हो गए हैं उसके बाद उसको कॉल्स वगैरह आ रही हैं, तो इस चीज़ का बताया हुआ है कि मतलब सही टाइम पर सही जगह में मतलब ऑर्डर्स दें तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। अच्छा नहीं, ये ना ये दूसरा वाला ऑर्डर है। क्या नाम है आपका? कौन बात ऑर्डर कर रहे मतलब आयमा 1 to 3। मैम आयमा, इसमें हाँ। ये हो सकता है कि हर ये दूसरा वाला ऑर्डर है। आपने इसको अंडरस्टैंड किया कि ऑर्डर देना, जैसे मैनेजर ऑर्डर मैम देता है ये अपने वर्कर्स को, प्लेसमेंट तो वाला वो वाला ऑर्डर है।
जी बिल्कुल, ये प्लेसमेंट वाला ऑर्डर है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो भी अरेंजमेंट है ना, आपकी पर्सन की एक अरेंजमेंट हो सकती है, मटेरियल की हो सकती है, इक्विपमेंट की हो सकती है, जो कुछ भी आपको चाहिए, जो भी रिसोर्स चाहिए, दैट शुड बी इन प्रॉपर ऑर्डर एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। यानी एक तो ये कि प्रॉपर प्लेसमेंट उनकी होनी चाहिए, सबको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे अवेलेबल है। और अगर फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपका कोई मटेरियल ख़त्म हो रहा है और आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में उसकी ज़रूरत है, तो आपको कोई एक्शंस आपने लेना हो कि पाइपलाइन में हो कि अच्छा इस टाइम तक वो मटेरियल मेरे पास पहुंच जाएगा। यानी ये भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ही एक्सेस में, बहुत ही बल्क में चीज़ें अवेलेबल है कि उनको रखना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, ठीक है। और ये भी नहीं होना चाहिए कि चीज़ों की कमी हो गई। यानी इसको ना थोड़ा थोड़ा आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट के साथ लिंक कर सकते हैं। नाम सुना इन्वेंट्री मैनेजमेंट का? नहीं मैम। अच्छा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट मींस कि जो भी आपके मटेरियल इक्विपमेंट वगैरह है ना, वो आपने कैसे मैनेज करना है, टाइमली आपके पास कैसे उनकी अवेलेबिलिटी होगी, तो आपने टाइम के साथ साथ उनको कैसे यूटिलाइज करना है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको प्रोजेक्ट की डेडलाइन करीब है और आप उस वक्त डिमांड करें कि फलानी चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई है, प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली, ठीक है। तो ये वो वाला ऑर्डर है, ठीक है। आयमा, समझ आया आपको? यस मैम। ठीक। और पीपल के साथ भी इसलिए कह रहे हैं, इसका मतलब है कि लोगों को भी अपनी सही प्लेस पे होना चाहिए। ये नहीं कि स्किल्स किसी और किस्म की हैं और आपने उसको उसकी टेक्निकल स्किल्स में एक बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपने उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी इसमें कवर हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट इज इक्विटी। इक्विटी मीन्स, ये मैं जल्दी से ख़त्म कर देती हूँ, चलें। इक्विटी मीन्स मैनेजर्स शुड बी काइंड एंड फेयर टू देयर सबऑर्डिनेट्स, यानी सबके साथ इक्वली बिहेव करना है। जो हमने पीछे देखा था, फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। चाहे आप सैलरी की बात करें या जनरल बिहेवियर या एटीट्यूड की बात करें, आपने इक्वली ट्रीट करना है सारे के सारे अपने सबऑर्डिनेट्स को। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, ठीक है। मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड ऑर्डरली पर्सनल प्लानिंग एंड एंश्योर दैट रिप्लेसमेंट्स आर अवेलेबल टू फिल वैकेंसीज। यानी एक तो ये चीज़ है कि हर वर्कर का ना की स्टेबिलिटी होनी चाहिए अपनी टेन्योर की, यानी उसको पता होना चाहिए कि अच्छा अब जो नेक्स्ट मेरी प्रमोशन होनी है तो उसके हिसाब से मैंने कहाँ जाना है, अलॉन्ग विद दैट कि मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि यानी ऐसा नहीं आपने करना कि लोगों को बस एक ही रेपिटेटिव, ठीक है, हमने पीछे एक चीज़ पढ़ी ज़रूर है कि एक रेपिटेटिव काम देने से आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, लेकिन आपने उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ का भी ख्याल करना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास प्रॉपरली ना प्लान होना चाहिए कि अच्छा फॉर एग्जांपल ये बंदा जो इस वक्त रिटायर होने जा रहा है तो इसकी वैकेंसी कैसे फिल होगी। फॉर एग्जांपल अगर वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है तो नेक्स्ट अपकमिंग कौन सा बंदा है जो उसको फिल कर सकता है। तो वो प्रॉपर प्लानिंग चार्ट्स होते हैं जो हम शायद थोड़े बहुत HR वाले पोर्शन में देखेंगे भी, कि ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं था, आपने कोई इसकी रिप्लेसमेंट सेट करके ही नहीं रखी हुई और आपका काम अफेक्ट होना शुरू हो गया, काम ही रुक गया क्योंकि प्रोजेक्ट ही आपका जो है वो बंद हो गया है। ये नहीं होना चाहिए, आपकी प्रॉपर रिप्लेसमेंट की अरेंजमेंट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। एम्प्लॉयज हु आर अलाउड टू ओरिजिनेट एंड कैरी आउट प्लान्स विल एक्सर्ट ऑफ एफर्ट, यानी एम्प्लॉयज़ को आपको इनिशिएटिव लेने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। स्पेशली अगर हम बात करें R&D डिपार्टमेंट की, तो वहाँ पे आपको एम्प्लॉयज़ की जो भी आइडियाज़ हैं या जो वो क्रिएटिविटी या कोई डिफरेंट मेथड्स इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो आप उनकी बात सुने ज़रूर, ठीक है। कि हो सकता है वो कोई बेस्ट सोल्यूशन लेकर आ जाएं जो कि आपके जहन में ना हो, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा जो मैनेजर ने बता दिया बस उसी को फॉलो करना है। अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि कोई एम्प्लॉय आपको ज़्यादा अच्छी इनपुट दे रहा है, यानी फीडबैक आपको उनसे लेनी चाहिए ताकि आप अपने सिस्टम को मज़ीद बेहतर बना सकें। लास्ट वाला जो है स्पिरिट डी कॉर्प्स, ये एक फ्रेंच वर्ड है जो कि एक्चुअली टारगेट कर रहा होता है टीम वर्क को, ठीक है। मेनली इसका पर्पस ये होता है, इट इज़ टू एंश्योर टू मेंटेन हार्मनी, बैलेंस एंड मेंटेन अ प्लीजिंग एनवायरनमेंट, आप कह सकते हैं। यानी आप एक ऐसा अच्छा एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखें कि जो एक अच्छी फीलिंग्स जनरेट कर रहा है एम्प्लॉयज़ के अंदर। इसके अलावा उनमें टीम वर्क की स्पिरिट आप लेकर आ रहे हैं कि ये ना हो कि जैसे होता है ना, बाज़ दफ़ा हम कहते हैं कि अच्छा यहाँ पे बड़ी फलाने डिपार्टमेंट में बहुत सियासत चलती है, बहुत पॉलिटिक्स है वहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि वहाँ हर बंदा एक दूसरे की टांग खींचने पे लगा हुआ है, ठीक है, ताकि हम अच्छा परफॉर्म करें, दूसरा बंदा जो है वो डिग्रेड हो। तो उस चीज़ को आपने कैसे ओवरकम करना है, वो भी आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए कि आपके वर्कर्स एक टीम में कैसे काम करते हैं। वो आपने, यू शुड बी एबल टू प्रमोट टीम स्पिरिट अमंग योर वर्कर्स और अमंग योर ग्रुप, ठीक है। ये क्लियर है 14 के 14 पॉइंट? यस मैम। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड भी देख लेते हैं, 2 मिनट की है ये। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में आता है, दैट इज वेबर थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस का क्या कॉन्सेप्ट है? अब ब्यूरोक्रेसी इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज मेड अप ऑफ मेनी डिपार्टमेंट्स एंड डिवीजन दैट आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय लॉट्स ऑफ पीपल, यानी आप ये कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी मेकिंग ग्रुप। Weber developed the concept of bureaucracy as a formal system of organization and administration that is designed to ensure efficiency and effectiveness.
इसी के लिए हम रेड टेप का वर्ड भी यूज़ करते हैं। यानी जहाँ पे ये इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो वेबर थे, उन्होंने जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन पे सर्वे किया था, अपनी रिसर्च की थी, वहाँ से उन्होंने ये रिजल्ट निकाला था कि अगर आप चाहते हैं कि बहुत एफिशिएंट और इफेक्टिव परफॉर्मेंस हो, तो आपने एक ब्यूरोक्रेटिक कल्चर इंट्रोड्यूस करवाना है ऑर्गेनाइजेशन में। यानी बहुत ही रिजिड किस्म की हिरार्की हो, बहुत ही रिपोर्टिंग लेवल बहुत क्लियरली डिफाइंड हो, रूल्स और रेगुलेशन के ऊपर आपने बहुत फोकस करना है। अगर रूल्स फॉलो नहीं होंगे तो आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट। यानी आप ये कैसे डिफरेंट पॉलिसी मेकिंग ग्रुप आप कह सकते हैं। तो ओवरऑल जनरली इनकी जो थ्योरी है वो अगेन हर ऑर्गेनाइजेशन पे बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है होती, बल्कि इनफैक्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे शायद आप ना एप्लीकेबल इसको कर सकें। हाँ, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर आप इसको ज़रूर कर सकते हैं अप्लाई, डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है। तो मेनली जो वेबर का कॉन्सेप्ट था वो ये कि आपने बहुत ही रूल्स और रेगुलेशन के ऊपर फोकस करना है और डिपार्टमेंट की हिरार्की या रिपोर्टिंग लेवल जो है वो बहुत क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, तो ये इनका वर्क था। तो मैंने सिर्फ एक एक दो दो स्लाइड इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि हम ताकि सिर्फ फाइनल आउटकम देखें, रिसर्च कैसे की, कहाँ पे की, क्या क्या मसले मसाइल आए, वो देखना हमारा कंसर्न नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ ये देखना होगा कि कहाँ किस सिचुएशन पे हम क्या अप्लाई करें। और स्पेशली आप ये देखेंगे जब आप हम केस स्टडीज़ पढ़ेंगे ना, तो अपने केस स्टडी में इन थ्योरी को लेकर आना है। ठीक है, जैसे हम अभी तो नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अब नेक्स्ट टाइम ही करेंगे। आपके जो भी आर्गूमेंट्स होंगे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक केस स्टडी के ऊपर अगर आप 70 स्टूडेंट्स हैं, आपके 70 डिफरेंट कमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन आपके कमेंट की वेटेज कैसे इंप्रूव होगी या कैसे इंक्रीज होगी कि आपने उसको कैसे थ्योरी के साथ रिलेट किया है। सिंपल आपने अपनी स्टेटमेंट नहीं दे देनी कि मेरा ये ख्याल है कैसे होना चाहिए। ठीक है, आपका ख्याल है, हम आपके ख्याल की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उसकी वेटेज कब इंक्रीज होगी जब आप ऑलरेडी थ्योरी के साथ, बिल्ट इन थ्योरी के साथ उसको रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस बेसिस पे आपको ना केस स्टडी के आंसर करने होंगे। एक्सक्यूज मैम जी मैम, जिस तरह आपने हमें बोला था इस केस स्टडी की डिस्कशन का, अगर आज अब डिस्कशन होती तो जो हमने उससे पहले थ्योरीज पढ़ ली हैं उससे हम रिलेट करेंगे, या हम उस केस स्टडी को पहले ढूंढेंगे कोई थ्योरीज जो उसको सपोर्ट करती हैं? नहीं, देखिए अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद से ढूंढें, अदरवाइज़ ये है कि आप कहीं, ज़रूरी नहीं है जैसे अभी हमने जैसे कोई स्किल्स पढ़ी हैं, स्किल्स को भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। या अभी आज तो हमने काफ़ी सारी पढ़ ली हैं, हो सकता है अब आपने अगर केस स्टडी पढ़ी हुई है तो आपके जहन में जो भी उसका आंसर था, आप उसको आज की पढ़ी हुई किसी थ्योरी के साथ लिंक कर सकें कि अच्छा ये वाला फेल ने ये रूल बताया था, तो इस वाले रूल को हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप करेंगे ना, तो आपकी जो यूँ समझ लें कि आपकी वेटेज बहुत इंक्रीज हो जाएगी आपके अपने कमेंट या आपके आर्गूमेंट्स की, चाहे आप उसके अगेंस्ट दे रहे हैं चाहे उसके फेवर में दे रहे हैं, इससे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चले मैंने अटेंडेंस ले ली है। अब फिर हम अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर कल देख लेंगे, वरना फिर अब केस स्टडी भी अब कल ही होगी। ठीक है, ठीक है, एंड करें फिर हम। मैं वो एक बच्चे की ना मसला था इंटरनेट का 71 का, तो उसने बताया था उसकी अटेंडेंस का कुछ कर दें। बताने से तो नहीं लगेगी ना असद? मैम वो उसने चैट बॉक्स पे मैसेज किया हुआ है। कोई मैम बात नहीं, हमारी चैट क्लास शुरू हो गई, हम मीटिंग लीव कर दें? ठीक है, ठीक है, ओके ओके जी, कर दीजिए, मैंने अटेंडेंस ले लिया। ठीक है, उन्हें बता दें कि कोई बात नहीं, आज इंटरनेट का मसला है तो नेक्स्ट टाइम उसको ओवरकम करने की कोशिश करें। ठीक है, लेकिन मुझे मैं यही वाली जो अटेंडेंस शीट आई है मुझे उसको देखकर ही लगानी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।